नमस्कार, मैं डॉक्टर कंजली दुबे जीडीएन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों, उनके लक्षण एवं उनकी उपलब्धियों पर आधारित। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे मानववाद की। मानववाद से अभिप्राय है उन्नत ज्ञान जो प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य के अध्ययन से प्राप्त होता रहा। इसके अध्ययन करने वालों को मानववादी कहा गया है। यह बौद्धिक आंदोलन का एक अंग था। मानववादी ऐसे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते थे जिससे उन्हें मनुष्य को सुसंस्कृत बनाने में सहायता मिली। इन मानववादी विद्वानों ने धर्मशास्त्र या देवत्व ज्ञान की उपेक्षा कर मानववादी विषयों पर बल दिया। उन्होंने मानव जीवन की समस्याओं का अध्ययन भी किया, मानव जीवन में अधिक अभिरुचि ली तथा मानव जीवन को सुधारने और उसे सुखी एवं समृद्ध बनाने का प्रयास भी किया। भौतिक सुखों और मनोरंजनों को भी मानव जीवन के लिए परम आवश्यक माना गया। मानव जीवन की श्रेष्ठता व महत्व को जाना। यूनानी साहित्य में जीवन के प्रति विशेष अभिरुचि और लगन अभिव्यक्त हुई, इसलिए इनके अध्ययन पर मानववादी विद्वानों ने अधिक बल दिया। मानववादी विद्वानों ने भौतिकवादी शिक्षा को अधिक महत्वपूर्ण बतलाया और उन्होंने मध्ययुगी विश्वासों व मान्यता के प्रति अश्रद्धा एवं संदेहवाद की प्रवृत्ति उत्पन्न की तथा व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति को भी जन्म दिया। मानववाद का प्रारंभ व उत्कर्ष इटली में हुआ था। इटली के फ्लोरेंस नगर में प्रसिद्ध मानववादी विद्वान दाविदे, पेट्रा और बोकाशियो निवास करते थे। फ्लोरेंस के शासक विद्यानुरागी एवं कलाप्रिय थे, इसलिए उन्होंने साहित्यकारों, विद्वानों और कला मनमज्ञों को उदारता से संरक्षण और प्रोत्साहन भी प्रदान किया था। इन मानववादी विद्वानों ने प्राचीन लैटिन और ग्रीक साहित्यिक जो ग्रंथ थे उनका अध्ययन भी किया। उन्होंने थेरेस, सिसरो और वर्जिल की प्रसिद्ध कृतियों का अनुकरण किया। इन लैटिन और ग्रीक भाषा के ग्रंथों की खोज एवं अध्ययन से वैज्ञानिक प्रगति जागृत हुई। प्राचीन यूनानी सभ्यता व संस्कृति के महान उपासक व समर्थक पेट्रार्क मानववाद का जनक उसको माना गया है। हम बात करेंगे राजनीतिक क्षेत्र में पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों पर। राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति के सिद्धांतों, राज्य की शासन प्रणाली, मानव की विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं और अधिकारों पर चिंतन मनन हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति के विद्वानों पर। राजनीतिक चिंतन में दांदे अग्रणी और सर्वप्रथम रहे। उन्होंने अपने ग्रंथ द मोनांक्या में इस तथ्य को समझाया कि आधार्मिक विषयों में राजशक्ति ही सर्वोच्च होती है। एक अन्य विद्वान मिसिग्लियो ने अपने डिफेंडर ऑफ पीस में राजनीतिक में पोप के हस्तक्षेप को अनुचित सिद्ध किया। पर इस युग का सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक और विद्वान जो था वह इटालियन मैकियावेली था। वह फ्लोरेंस के शास्त्रों का सचेत और अधिकारी भी रह चुका था, इसलिए उसे तत्कालीन राजनीति के विभिन्न सिद्धांतों, प्रवृत्तियों और कूटनीतिक दांव पेचों के अध्ययन के अनेकानेक अवसर भी प्राप्त हुए। फलतः उसने अपने अनुभवों और ज्ञान के आधार पर नवीन राजनीतिक सिद्धांतों का जो प्रतिपादन है वह द प्रिंस में किया। वह यथार्थवादी था और उसने अपने मत का प्रतिपादन किया कि अपने लक्ष्य तथा साध्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधन उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक को भी अपनाया जा सकता है। उसका मत साधन की उपयुक्तता पर निर्भर था। उसके सिद्धांतों और विचारों में यूरोप के शासकों और उनकी राजनीति व कूटनीति को भी प्रभावित किया। दूसरा हम बात करेंगे व्यक्तिवाद पर। मध्ययुगीन यूरोप में लोग सामाजिक और राजनीतिक बंधनों से जकड़े हुए थे। चर्च के भी उन पर प्रतिबंध थे। लोग वर्ग और श्रेणी के बंधनों से, अंधविश्वासों और कुंठाओं से जकड़े हुए थे। नगरों में व्याप्त मानववाद और बौद्धिक जागरण ने इन बंधनों को शिथिल कर दिया था। स्वतंत्रता और अधिकार की भावना उत्पन्न हुई। विचार विनिमय की, चिंतन मनन की, आजादी की, व्यक्ति की मानसिक स्वतंत्रता की भावना भी जागृत हुई। वर्ग और श्रेणी के महत्व जो था वह कम हो गया और उस व्यक्ति का सम्मान व महत्व बढ़ा जो अपनी प्रतिभा
विद्वता और सद्गुण संपन्नता तथा बुद्धि विवेक से कुछ उपलब्धियां प्राप्त कर सके। यह व्यक्तिवाद था जो मध्ययुगीन बंधनों को तोड़ रहा था और इस प्रवृत्ति पर बल दे रहा था कि व्यक्ति बंधन से मुक्त है, वह सोचने और करने के लिए स्वतंत्र है। व्यक्तिवाद की इस नवीन विचारधारा ने राजनीतिक और सामाजिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे राष्ट्रवाद। मध्ययुगीन सामंतवादी व्यवस्था के अत्याचार और शोषण के विरुद्ध जनसाधारण ने शक्तिशाली राजा की शरण ली। नगरों के विकास ने वहां के मध्यम वर्ग और व्यापारियों ने, साहित्यकारों और शिल्पकारों ने भी शांति व्यवस्था के लिए राजा और उसकी शक्ति का समर्थन किया, क्योंकि वाणिज्य, व्यापार, साहित्य, कला, शिक्षा आदि के विकास के लिए शांति व्यवस्था और कानून की अत्यधिक आवश्यकता थी। इससे शक्तिवान, प्रभुता संपन्न राजशक्ति का विकास हुआ। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड आदि में चर्च में स्वतंत्र व बंधन मुक्त राज्यों की नींव पड़ी। जनता राजा के प्रति निष्ठावान और राजभक्त हो गई। अब राजा और जनता दोनों में उनके देश के प्रति विशिष्ट भक्ति, प्रेम और ज्ञान बना। वे अपने देश को एक शक्तिशाली संगठित राष्ट्र बनाने के लिए कृत संकल्पित हो गए थे। इससे राष्ट्रवाद की नवीन राजनीतिक विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक क्षेत्र में पुनर्जागरण पर। सामाजिक क्षेत्र में पुनर्जागरण पर सबसे पहले हम बात करेंगे नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों पर। ग्रीक या यूनानी भाषा और लैटिन भाषा के साहित्यिक ग्रंथों और उनका ज्ञान प्राप्त करना साधारण जनता की शक्ति और सामर्थ्य के बाहर था, परंतु राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद की नवीन विचारधाराओं ने विभिन्न देशों के लोगों को प्रोत्साहन दिया कि वे अपनी मातृभाषा में ही लिखें और उसी में नवीन साहित्य का सृजन भी करें। इससे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड, इटली आदि की लोक भाषाओं और उनके साहित्य में नवीन प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। लोक भाषा में साहित्यिक सृजन पुनर्जागरण की एक प्रमुख प्रवृत्ति और विशेषता थी। नवीन ग्रंथों की रचना के साथ साथ यूनानी और लैटिन भाषाओं के श्रेष्ठ और लोकप्रिय ग्रंथों का अनुवाद भी लोक भाषाओं में किया गया। इसके अतिरिक्त लोक भाषाओं में विविध विषयों का समावेश भी हुआ। मध्ययुगीन साहित्य का विषय धर्म था। अधिकांश साहित्यिक रचनाओं के विषय धर्म पर आधारित थे। साहित्यकारों पर ईसाई धर्म की ही छाप रही। अब पुनर्जागरण के प्रभाव से विद्वान, कवि और साहित्यकार मध्ययुगीन धार्मिक विचारधाराओं, मान्यताओं, आस्थाओं और परंपराओं के बंधनों से मुक्त हो गए थे। इसलिए अब उन्होंने अपनी रचना और कृतियों में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विषयों को सम्मिलित किया। वे प्राचीन साहित्य परंपराओं को त्याग कर नवीन क्षेत्रों की तरफ झुके। उन्होंने धार्मिक विषयों के स्थान पर मानव जीवन और उसके बहुमुखी क्रियाकलापों को अपनी रचनाओं में स्थान भी दिया। वे नवीन ज्ञान की प्रेरणा तथा साहित्यिक प्रगति से अपने देश को अवगत कराना चाहते थे। फलतः लौकिक भाषाओं का साहित्य मानववादी, व्यक्तिवादी, गवेषणात्मक और समीक्षा प्रधान हो गया। दूसरा, लोक भाषाओं के साहित्य की उपलब्धियों पर अगर हम बात करें तो इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों की लोक भाषाओं में वहां के लोगों की मातृभाषाओं में अनेक नवीन ग्रंथों की रचना भी हुई। ये नवीन ग्रंथ उन देशों की अनुपम साहित्यिक उपलब्धियां हैं। इनका संक्षिप्त अगर विवेचन देखें तो पुनर्जागरण के प्रारंभ से इटली के नगर बौद्धिक और सांस्कृतिक जागरण के केंद्र रहे। इसलिए यूरोप के पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम इटली की भाषा में हुई। इसके बाद हम बात करेंगे इटली का साहित्य सृजन पर। इटली में पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों का समर्थन और प्रचार दांते, पेट्रार्क और बोकासियो ने किया था। कुछ विद्वान दांते को तो कुछ विद्वान पेट्रार्क को पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों के जनक के रूप में जानते हैं। इटली में मातृभाषा में लिखने वाले श्रेष्ठ कवि और लेखक दांते था। दांते की तुलना यूनानी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार होमर से की जाती है। दांते का लोकप्रिय ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी नामक एक ग्रंथ है। इसमें एक विशद यात्रा का विवरण मिलता है। इस काल्पनिक यात्रा के विविध विवरणों के माध्यम से दांते ने लोगों को नैतिक और संयमी जीवन यापन की
प्रेरणा दी तथा मानव प्रेम, राष्ट्र प्रेम और प्रकृति प्रेम का उपदेश भी दिया। दांते ने इटली भाषा को विविध कविताओं में समृद्ध भी किया। वह इटली भाषा में काव्य का जनक भी माना जाता है। इटली भाषा का अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार पेट्रार्क था। कुछ विद्वान पेट्रार्क को पुनर्जागरण के साहित्य का जनक इसलिए मानते हैं कि उसकी कविताओं और कृतियों में नवीन प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं, जबकि दांते के प्रसिद्ध ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी की विषय वस्तु मध्यकालीन है। वह लैटिन और यूनानी भाषा का भी प्रकांड पंडित था। उसने इन दोनों भाषाओं के दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह भी किया और इन दोनों भाषाओं की अनुपम कृतियों की ओर लोगों को आकृष्ट भी किया। उसने प्राचीनतम साहित्यिक ग्रंथों के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की। उसने यूरोप में मानववाद सिद्धांतों का अपनी रचनाओं के द्वारा प्रचार किया। इटली भाषा में पेट्रार्क का यह महत्व है कि उसने अपने काव्य में प्रकृति चित्रण, मानव के हर्षोल्लास और विषाद का मार्मिक विवेचन किया है। उसने संस्कृति के महत्व और प्राकृतिक सौंदर्य की ओर लोगों को आकर्षित किया। उसकी श्रेष्ठ रचनाओं और विद्वता के कारण राजा और पोप की ओर से उसे बड़े बड़े सम्मान और अमूल्य उपहार भी प्राप्त हुए थे। बोकासियो जो था वह पेट्रार्क का शिष्य था। वह मानववाद का प्रबल समर्थक भी था और इटली भाषा का अच्छा लेखक भी था। उसकी श्रेष्ठ और लोकप्रिय रचना डेकमेरान है। यह मनोरंजन व नैतिकता का प्रधान ग्रंथ लगभग 100 कहानियों का संग्रह है। उसने कहानी लिखने और नवीन बात कहने की एक नवी शैली प्रारंभ की। उसने अपनी कहानियों से इटली के तत्कालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनैतिकता को उजागर किया। उपरोक्त वर्णित इन तीनों साहित्यिक प्रतिभाओं के अतिरिक्त एरियास्ट्रो टासो जैसे कवियों ने भी अपनी श्रेष्ठ रचनाओं से इटली के साहित्य को समृद्ध किया। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रांस में साहित्यिक समृद्धि पर। फ्रांस के तत्कालीन साहित्य की श्रीवृद्धि करने में रेबेलास और मार्टन जो है उनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रेबेलास ने फ्रांसीसी गद्य और पद्य दोनों में रचना की। उसने फ्रांसीसी समाज में व्याप्त धार्मिक संकीर्णता, कट्टरता और अंधविश्वास पर व्यंग्यात्मक ढंग से प्रहार भी किए। उसकी कृतियों ने फ्रांस के साहित्यिक क्षेत्र में नवीन स्पंदन, नवीन संदेश प्रदान किया था। उसकी रचनाओं में प्यास, बौद्धिक और नैतिक प्यास, अनुभव की प्यास, यथार्थ की प्यास बारंबार प्रतिनिधित्व होती है। इस युग का फ्रांसीसी साहित्य का अन्य अग्रणी विद्वान अगर हम देखें तो वह मॉर्टेन था। उसने निबंध लेखन शैली का प्रारंभ किया था। उसकी निबंध शैली सरल और बोधगम्य थी। उसके निबंध के मुख्य विषय थे युद्ध, प्रशासन और शिक्षा। उसने अपनी रचनाओं में फ्रांसीसी साहित्य के भावी उत्कर्ष की पृष्ठभूमि निर्मित की। उसका संदेश था कि मनुष्य इस बात को जान ले कि वह अपनी वास्तविकता के अनुरूप कैसे बने। इन दोनों साहित्यकारों के अतिरिक्त फ्राइसर्ट और विनो ने भी फ्रांसीसी साहित्य को समृद्ध किया था। कवि विनो ने अपनी जो कविताएं हैं वह फ्रांसीसी भाषा में लिख करके लोक साहित्य में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया था। इसके बाद हम बात करेंगे इंग्लैंड की साहित्यिक समृद्धि पर। तो पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों और अन्य देशों की साहित्यिक गतिविधियों का जो प्रभाव था वह इंग्लैंड के साहित्य पर भी पड़ा। तत्कालीन युग का इंग्लैंड का प्रसिद्ध साहित्यकार चौरस था। उसने अंग्रेजी भाषा में कैंटरबरी टेल्स लिखी थी और उसने इस ग्रंथ में कैंटरबरी की यात्रा पर निकले व्यक्तियों के माध्यम से तत्कालीन समाज के गुण दोषों का विवेचन भी किया। अंग्रेजी भाषा में सानेट नामक छंद को चासर ने प्रारंभ किया था। अंग्रेजी साहित्य का दूसरा विद्वान टॉमस मूर था। टॉमस मूर की प्रसिद्ध रचना यूटोपिया थी और इसने इस ग्रंथ में इंग्लैंड के तत्कालीन जीवन में व्याप्त दोषों और आर्थिक बुराइयों का दिग्दर्शन कराते हुए एक श्रेष्ठ आदर्श, शासन और समाज की कल्पना की थी। इस युग का अन्य प्रसिद्ध विद्वान फ्रांसिस बेकन था। वह अंग्रेजी साहित्य का श्रेष्ठ निबंध लेखक भी माना जाता है। वह एक राजनीतिक साहित्यकार और दार्शनिक था। उसने अपनी रचनाओं में अज्ञान और अनुशासनहीनता के विरुद्ध प्रचार किया तथा लोगों का ध्यान
धार्मिक संकीर्णता और प्रवृत्ति के अध्ययन की ओर आकृष्ट किया। उसने बुद्धिजीवियों को अधिक प्रभावित किया था। इंग्लैंड का प्रसिद्ध नाटककार और कवि शेक्सपियर इसी पुनर्जागरण के युग की देन है। शेक्सपियर ने सुखांत और दुखांत दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की। उसके प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, हेमलेट, रोमियो जूलियट, मैकबेथ आदि थे। इसके नाटक भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण की विशेषताओं के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं। उसने अपने पात्रों के माध्यम से मानव स्वभाव के विभिन्न पहलुओं का सजीव दिग्दर्शन कराया है। इसके बाद बात करेंगे यूरोप की अन्य भाषाओं के साहित्य की किस तरह से श्रीवृद्धि हुई। स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी और हॉलैंड में भी पुनर्जागरण का प्रभाव पड़ा और वहां की मातृभाषाओं के साहित्य की विद्वानों और लेखकों ने श्रीवृद्धि की। इन साहित्यकारों और विद्वानों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हॉलैंड का इरास्मस था और उसने अद्वितीय बहुमुखी प्रतिभा, प्रकांड विद्वता तथा गहन उसके विचार थे। उसकी लेखन शैली सुंदर, सरस और स्पष्ट थी। उसकी इसी शैली और प्रकांड पांडित्य के कारण वह यूरोप के विद्वान के नाम से भी प्रसिद्ध था। वह धर्मशास्त्रों और मानव प्रकृति के गहन अध्ययन का विशेषज्ञ भी था। उसके रचे हुए ग्रंथों में मूर्खता की प्रशंसा में रचना ग्रंथ सर्वाधिक लोकप्रिय और श्रेष्ठ माना जाता है। इस ग्रंथ में उसने मध्ययुगीन धार्मिक जीवन के खोखलेपन, अज्ञानता और अंधविश्वास, शिक्षा की अपूर्णता और युद्ध की क्रूरता पर, चर्च के पादरियों के अज्ञान का और दुराचार पर व्यंग्यात्मक रूप से तीव्र प्रहार किए तथा जनसाधारण का ध्यान प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की उत्कृष्टता की ओर भी उसने खींचा। उसकी रचनाओं ने लोगों को चर्च के विरुद्ध उसके दोषों और दुर्गुणों के कारण उकसाने में बड़ा योगदान दिया। स्पेन में सर्वेंटीज नामक एक विद्वान ने अपने डान क्विक्सोट नामक ग्रंथ में मध्य युगीन शूरता और वीरता पर व्यंग्यात्मक रूप से मजाक उड़ाया और जीवन के खोखलेपन की ओर ध्यान आकर्षित किया। जर्मनी में वहां के प्रसिद्ध विद्वान जेनोरस्लेन और फिलिप मेलानकोथान ने मानववाद और पुनर्जागरण की प्रवृत्तियों का जर्मन भाषा में प्रतिपादन किया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पुनर्जागरण की क्या प्रवृत्तियां थी, उसके क्या लक्षण थे तथा क्या उपलब्धियां सामने आई, यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।